बारात चाहे किसकी भी निकले, बिहार में दूल्हा तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार में यही बात अब फिर एक बार सच हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि अंतिम रिजल्ट के अनुसार बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85, आरजेडी ने 25, कांग्रेस ने 6 तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 जगह जीत हासिल की है। इसका मतलब है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार सत्ता में आना कंफर्म हो गया है। और मुख्यमंत्री कौन होगा? वही जो मंजूर बिहार होगा। और कौन? खुद बिहार के लाल नीतीश कुमार। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इतना डैमेज और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद नीतीश बाबू ने बिहार में ऐसा क्या जलवा दिखाया कि विपक्ष पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर बड़े दावे से कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार की 25 से ऊपर सीटें जीत कर नहीं आएगी। उनका क्यों बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया और रिजल्ट तो हो चुके, पर इससे आगे बिहार में कब सब जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। नमस्कार, मैं सचिन और आपने देखना शुरू किया है तफरी हिट। नीतीश कुमार ने बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी से मिलकर जो जातीय जोड़ का फॉर्मूला डिजाइन किया, लखपति दीदी जैसे महिला योजना से जो उन्होंने खुद की छवि बिहार में बनाई, लालू यादव के जंगल राज इमेज को खुद के सुशासन बाबू के इमेज से कवर किया, जिस प्रकार से बीजेपी के साथ बार्गेनिंग पावर को उन्होंने मेंटेन रखा, नतीजा यही कि इतने विरोध के बावजूद भी नीतीश कुमार आज बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र अपने दम पर जीतने के बाद भी बीजेपी ने बिहार में अपना चेहरा नीतीश कुमार को डिक्लेयर किया। दरअसल ये उनकी चाल नहीं थी तो राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो जातीय जोड़ का फॉर्मूला आज भी है और केंद्र में जिनके दम पर बीजेपी सत्ता में है, इसके चलते बीजेपी ने ऐलान कर डाला। क्योंकि उस समय भी बिहार के बाद नीतीश कुमार पलटूराम होने वाले हैं, ये खबर जोरों शोर पे थी। और महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो हश्र नीतीश कुमार जैसे धुरंधर नेता खुद का होने नहीं दे सकते थे। तो इसी के चलते ही इतना एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के बावजूद भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का चेहरा हुए फिर एक बार नीतीश कुमार। लेकिन पूरे चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार ने कभी भी अपने सीएम बनने के मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया, हाँ, पर उसको कभी भी खारिज भी नहीं किया। दरअसल एग्जिट पोल के कई रुझानों के अनुसार बिहार के लोग नीतीश कुमार से भी ज्यादा तेजस्वी यादव को सीएम बनना देखना चाह रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इस मुद्दे को नेक टू नेक की फाइट होने नहीं दिया, बल्कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने एसआईआर के मुद्दे को यहाँ पे बड़े जोर से हाईलाइट किया। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी की यहाँ पे शुरुआती समय में खूब चर्चा हुई, उसमें काफी भीड़ भी उमड़ती दिखाई दी। लेकिन इस चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार के जनता ने आखिर में राहुल और तेजस्वी को देखकर शायद वोट नहीं दिया है। खैर, इलेक्शन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इन दो दिग्गजों के बीच में ही हुआ है। माना जा रहा था कि तीसरा ऑप्शन उभर के आई प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी यहाँ पे कुछ करिश्मा दिखा सकती है, लेकिन आदमी प्रशांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया। बिहार के गांव-गांव में जाके प्रशांत ने शिक्षा रोजगार की बात तो रखी, लोगों ने उनको खूब सराहा भी, लेकिन जाति से ऊपर उठ के उन्होंने जनसुराज को वोट नहीं किया। और इसका कारण अभी आपने इस रील में देखा ही है। खैर, रोजगार के लिए बिहारियों का बिहार से बाहर होने वाला पलायन, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्याएं, युवाओं की रोजगार की जोरों से मांग, किसानों को न्यूनतम मूल्य नहीं मिलना, बाढ़ग्रस्त लोगों की समस्या, इन्हीं मुद्दों के साथ आगे बढ़ी बिहार की इलेक्शन मुकामा में मर्डर केस तक पहुंच गए। जो मुकामा के विधायक रहे अनंत सिंह को जेल तक पहुंचा गए। लेकिन काबिलियत कहे या दुर्दशा, दुलारचंद मर्डर केस में जेल बैठे अनंत सिंह को मुकामा के जनता ने फिर एक बार वहां का राजा बना दिया है। तो देखिए, बिहार का इलेक्शन देश के नजर में तब ज्यादा हाईलाइट हुआ जब 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची के सफाई के लिए कदम उठाया। 30 सितंबर को एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन एसआईआर का यह मामला हमेशा की तरह ही इलेक्शन कमीशन को विवादों में ले गया, क्योंकि उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की बात ईसीआई द्वारा कही गई। विपक्ष ने इस पर घोर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने इस पर बिहार में खूब रैलियां निकाली।
विपक्ष के अनुसार जिनके पास दस्तावेज नहीं वो गरीब तबके के लोग और अन्य राज्यों से बिहार आए प्रवासी मजदूरों का नाम वोटिंग से कट जाने वाला था। विपक्ष के अनुसार बढ़ती गरीबी और रोजगार पलायन के मुद्दे बीजेपी और नीतीश कुमार को वोटिंग में भारी ना पड़े, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह कदम उठाया था। लेकिन ईसीआई ने इसका खंडन करते हुए क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के बिना हमने ये किया नहीं, ये कह के विपक्ष के आरोपों को फॉल्स एलिगेशन कह डाला। उसके बाद पड़ाव आया राजनीतिक वादों का। तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते ऐलान कर डाला कि उनकी सरकार आई तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं और सरकार आते ही 20 दिन के अंदर ऐसा कानून भी लाने वाले हैं। खैर तेजू भैया पहले से ही गरीब पिछड़े बिहार में आप ये रेवड़ी कहाँ से इकट्ठा करके बांटने वाले थे पता नहीं। खैर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के महिलाओं का वोटिंग पैटर्न का अभ्यास करते हुए तेजस्वी ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाने की घोषणा की, जिसमें उनकी सरकार महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने वाली थी। बाद में एक मुश्त ही 30,000 तक राशि देंगे, हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। ऐसे भी कई वादे महागठबंधन ने किए हुए थे। दरअसल लालू प्रसाद यादव के काल को बिहार में घोटाले का और जंगल राज का कहा गया था, लेकिन उन्होंने पिछड़े जातियों को राजनीति के मुख्य धारा में भी लाया था। पर इस बात का तेजस्वी यादव को आज कुछ भी फायदा होता नजर नहीं आया। दूसरी ओर नीतीश और बीजेपी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को बिहार में ही सरकारी नौकरी और रोजगार मिलेगा। किसान और मछुआरों को वार्षिक सहायता राशि लगभग 9,000 प्रदान की जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में लखपति दीदी बनाया जाएगा और 125 यूनिट तक की बिजली बिहार के घर घर में मुफ्त दी जाएगी। अब आजीविका योजना हो या फिर शराबबंदी का निर्णय, बिहार के महिला मतदाताओं में नीतीश कुमार कितने फेमस है यह अब तय हो चुका है। वैसे तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नीतीश कुमार के लिए एक कांटे का रास्ता बन चुका था, लेकिन फिर भी उनकी बार्गेनिंग पावर, महिला मतदाताओं की मानसिकता को समझना, चुनावी मुद्दे, बीजेपी का साथ और अपना राजनीतिक भविष्य का आकलन, इन्होंने फिर एक बार नीतीश को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया है। तीसरी ओर जनसुराज पार्टी ने बिहार के बच्चों की शिक्षा, रोजगार निर्माण और पलायन रोकना, भ्रष्टाचार का पूर्ण निर्मूलन जैसी बात रखी, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको पूरी तरीके से नकारा है। खैर ये तो हो गए नीतीश के वादे, पूरे हो गए या नहीं ये वक्त ही बताएगा। लेकिन चाहे कितना भी कड़वा लगे, बिहार का इलेक्शन एक बात से आगे नहीं बढ़ सकता है, वो है बिहार का जातीय जोड़ का फॉर्मूला। और रील आपने बिहार की देखी नहीं तो कुछ देखा ही नहीं, जब एक बूढ़ी अम्मा रिपोर्टर से विकास के सवाल पर ये कह देती है, अबरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात थी। ये अम्मा ये क्या कह दिया। खैर बिहार के पार्टियों को देखे तो पता चलता है वो बात तो विकास और जातीय एकता की करते हैं, लेकिन टिकट देते वक्त जाति की राजनीतिक उपयोगिता कभी भूलते नहीं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि राजद का कोर वोटर यादव और मुस्लिम वोटर है, खासकर यादव। तो राजद ने इस साल 143 में से 52 उम्मीदवारों को यादव समुदाय से टिकट दिया हुआ था। जेडीयू की बात करें तो ओबीसी और ईबीसी में आने वाली जातियों को उन्होंने ज्यादा प्रमुखता दी थी। इस चुनाव में 101 उम्मीदवारों में 37 को ओबीसी से तथा 22 को ईबीसी से चुना था। साथ ही उन्होंने कुर्मी कुशवाहा, जो बिहार में लवकुश के नाम से जाने जाते हैं, उसके साथ ही दलित और अति पिछड़ों को भी साथ में लेने की कोशिश की। 22 सवर्णों को भी इसमें टिकट देके जातीय स्थिरता का पैटर्न बरकरार रखने की कोशिश की थी। बीजेपी की बात कहे तो यहाँ पे बीजेपी ने 101 उम्मीदवारों में से लगभग 49 उम्मीदवारों को सवर्ण जाति से चुना है। उन्होंने 36% ईबीसी और 27% ओबीसी के बीच में काम करना शुरू तो किया, लेकिन सवर्ण जातियों को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। जेडीयू और बीजेपी का यह जातीय समीकरण आज इतना कारगर साबित हुआ है कि बिहार जीत के उन्होंने बिहार में नया सोशल इंजीनियरिंग का मुकाम हासिल किया है। दूसरी ओर कांग्रेस कुछ हद तक दलित और पिछड़े जातियों को छोड़ अपना बेस अन्य जाति में स्थापित नहीं कर सकी। इसी के कारण कांग्रेस का बिहार में इतना बुरा हाल हुआ है। साथ ही नीतीश कुमार को गठबंधन ने टारगेट तो जरूर किया, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने में उन्होंने काफी देर कर दी। उधर लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे थे, उनका कोर वोटर पासवान समुदाय था। बिहार में यह समुदाय
5.3% इतना कम होने के बावजूद एलजेपी ने अन्य अनुसूचित जातियों को भी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की। 2025 में जारी पहली सूची में 3 पासवान, 2 यादव, 1 पसी और ब्राह्मण भूमिहार जैसी जाति को उन्होंने टिकट दिया और नतीजा आपके सामने है। अंतिम रिजल्ट के मुताबिक बिहार में चिराग पासवान के एलजेपी पार्टी ने 19 सीटों पे अपनी सरप्राइजिंग जीत दर्ज की है। दूसरी ओर जितन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कोर वोटर मुसहर जात रह चुके हैं। उन्होंने भी इसी को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया। नतीजा यही कि उन्होंने भी एनडीए की बढ़त में अपना सहयोग दिया है। तो इसी गणित के साथ, जातीय जोड़ के फॉर्मूले के साथ इलेक्शन घटित हुआ है। अब आते हैं बिहार के राजनीति के गणितीय मुद्दे पर। बिहार के 243 सीट पे इलेक्शन हुआ है। 6 और 11 नवंबर को इलेक्शन घटा। 6 तारीख के पहले चरण में हुए इस इलेक्शन प्रक्रिया में 67% इतना, यानी बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ। तो ये बड़ा हुआ वोटिंग नीतीश कुमार के लिए टाटा बाय बाय का खतरा है, या फिर जब वोट बढ़ता है तब लालू की पार्टी जीतती है, ऐसा मानना ठीक होगा। इस पे अब नीतीश के जीत ने मुहर लगा दी है, क्योंकि बिहार के जनता के बड़े हुए वोट से पता चलता है कि वोट शायद महिलाओं के वोट है, क्योंकि शराबबंदी और डायरेक्ट बेनिफिट वाले महिला योजना के वजह से महिलाओं में नीतीश कुमार काफी चर्चित रहे हैं। तो बड़े हुए वोट अगर सचमुच महिलाओं के रहे हो तो बीजेपी ने यहाँ पे वही दाव खेला है जिससे उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोजा है। एसआईआर के 65 लाख वोटर की कटाई का मामला अब चुनाव के रिजल्ट में एनडीए को कितना मददगार साबित हुआ है। जनसुराज के वोट डिवीजन से महागठबंधन के कितने उम्मीदवारों की हार हुई है, ये आंकड़ों के आगे आने पर ही बोला जाएगा। दरअसल एग्जिट पोल की बात करें तो दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती है, तो महागठबंधन 73 से 91 सीटों तक पहुंच सकता है। तो जनसुराज और अन्य निर्दलीय की 5 से 10 सीट जीत के आ सकती है। मैट्रिक्स आईएनएस के मुताबिक एनडीए 147 से 167, तो महागठबंधन 70 से 90 और अन्य 7 सीटों तक पहुंच सकता है, ऐसा कहा गया। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, ऐसा ही बिहार के तमाम एग्जिट पोल ने दिखाया। पर बिहार के एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी रिजल्ट ने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि एनडीए ने 202 और महागठबंधन ने केवल 34 सीटें जीती हैं। और रिजल्ट के अनुसार नीतीश कुमार ही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे पहले भी कहा कि बिहार में बारात तो किसकी भी निकले, दूल्हा तो नीतीश कुमार ही बनने की संभावना है। वो कैसे, आगे बारीकी से जान लेते हैं। 2024 में हुई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन बीजेपी रिजल्ट के बाद सिर्फ 240 पे ही सिमटते नजर आई। 2014 में अकेले के दम पे बीजेपी ने 282 सीट्स जीते थे और उनकी अलायंस का आंकड़ा 336 तक पहुंच गया था। 2019 में बीजेपी ने 303 सीट्स जीते, जिसमें उनका वोट शेयर 37% था, जो 1989 के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर था। लेकिन 2024 में बीजेपी नंबर 1 पार्टी तो रही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टी पूर्ण बहुमत का 272 आंकड़ा छूने में नाकामयाब हो गई। अब साफ था बीजेपी को अलायंस में आए पार्टियों को ज्यादा कीमत देना जरूरी था, जो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने नहीं किया था। इसी के वजह से जो छवि ब्रांड मोदी की 2014 और 19 में थी, उतनी ताकत मोदी की 2024 के बाद नहीं रही। हालांकि बीजेपी अलायंस के ताकत पे 292 का आंकड़ा तो छू सकी, लेकिन मोदी सरकार में पिछले पूरे साल बार्गेनिंग पावर में सबसे आगे 2 चेहरे रहे। एक थे नीतीश कुमार और दूसरे थे चंद्रबाबू नायडू। एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार के 12 एमपी हैं और चंद्रबाबू नायडू के 16। दोनों को मिलाया जाए तो यह आंकड़ा 28 तक जाता है। 292 से 28 सीटों को हटाया जाए तो एनडीए का आंकड़ा 264 तक पहुंचता है और बहुमत की मैजिक फिगर है 272। यानी कि अगर इस सरकार से नीतीश और चंद्रबाबू का हटना मतलब
मोदी सरकार का गिरना है। दरअसल नीतीश कुमार जैसे धुरंधर नेता मोदी गवर्नमेंट में अपना महत्व पहचान चुके हैं, लेकिन उन्होंने मोदी की इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाते हुए काफी बड़े पद अपने झोली में गिराए हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा दाव था किसी भी प्रकार से बिहार की इलेक्शन निकलवाना। वो जानते थे कि बीजेपी का अलायंस पार्टी के प्रति रवैया यूज एंड थ्रो इसी प्रकार से रह चुका है, जैसे कि पंजाब का अकाली दल हो या फिर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो। नीतीश जेडीयू को वैसा नहीं बनाना चाहते थे, तो नीतीश जैसे मंजे हुए खिलाड़ी ने लोकसभा रिजल्ट के बाद झट से कांग्रेस के साथ जाने की भूल नहीं की और उन्होंने बीजेपी को केंद्र में अपने बार्गेनिंग से तो नचाया ही, उसी के साथ ही बिहार में जेडीयू के झोली में ज्यादा सीटें गिराकर लड़ने का दांव खेला। अब बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा थे और बिहार में जो नीतीश चाह रहे थे वही मोदी को करना पड़ रहा था। वो चाहते तो लोकसभा रिजल्ट के बाद भी तख्ता पलट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही दाव खेलते हुए बिहार के इलेक्शन तक अपना संयम बरकरार रखा, क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं तो बीजेपी बिहार में नीतीश का सीधा खेल बिगाड़ देती और केंद्र में भी वो अस्थिरता का शिकार होते। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद न्यूज चैनल में खबर आई कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। इस खबर का टाइमिंग इम्पोर्टेंट था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ और बिहार में मेरे साथ मैं होने नहीं दूंगा, ये नीतीश ने सोचा और झट से खुद को एनडीए का प्रमुख करने की घोषणा बीजेपी को करने के लिए मजबूर किया। बिहार में नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना जरूर करना पड़ा। दूसरी ओर बीजेपी हमेशा अलायंस पार्टी का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन नीतीश बाबू ने बीजेपी को ही अपना राजनीतिक प्रचार का साधन बनाते हुए आज ये भारी मुकाम हासिल किया है। दरअसल एसआईआर और रोजगार पलायन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अच्छा माहौल बिहार में बनाया था। तीसरी ओर प्रशांत किशोर वोट कटवा फैक्टर के रूप में वहां पे उभरे। अब बीजेपी सीधे तो नीतीश कुमार को विरोध नहीं कर सकती थी, पर क्या प्रशांत किशोर के जरिए नीतीश को कंट्रोल किया गया था? यही अभ्यास की बात है। देखा जाए तो 2020 में बिहार विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 74, आरजेडी ने 75 तो जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। तो बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी, क्योंकि बहुमत का 122 का आंकड़ा उनके पास था। उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, लेकिन 2022 आते आते आपसी टकराव और मतभेद के कारण नीतीश बाबू आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए। लेकिन 2024 से पहले ही तेजस्वी यादव से मनमुटाव के चलते फिर एक बार नीतीश कुमार ने बीजेपी को साथ लिया। तो नीतीश कुमार के इसी अंदाज को देखे तो पलटूराम के नाम से क्यों जाने जाते हैं ये पता चलेगा। दरअसल नीतीश कुमार विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, पावर ही उनके लिए सब कुछ है। जो पावर देगा नीतीश कुमार उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो चाहो वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी जैसी पारंपरिक विरोधी पार्टी। अब आप इसे नीतीश कुमार की पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहे या फिर उनका राजनीतिक स्वार्थ। दरअसल बीजेपी और जेडीयू का अलायंस पूर्ण रूप से बहुमत में आया है, तो नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना इसी में बीजेपी की भलाई है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी के साथ नहीं जा सकती या फिर वो खुद के मुख्यमंत्री पद को भी ज्यादा पोर्ट्रे नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र में मोदी की चाबी इस वक्त नीतीश के हाथ में है। कुछ ओपिनियन पोल जैसे कि आईएनएस मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन, सी वोटर टाइम्स नाउ और स्पाइक मीडिया नेटवर्क, इन सभी ओपिनियन पोल मेकर्स ने बिहार में एनडीए की जीत को पक्का माना था। आईएनएस और मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन के मुताबिक एनडीए को बिहार में 49% इतना भारी वोट शेयर मिलेगा और उनके अनुमान के मुताबिक 42% लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, तो 15% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। स्पाइक मीडिया के मुताबिक 30.5% लोग तेजस्वी को तो 27.4% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। एग्जिट पोल के अनुमान अब नीतीश कुमार के लिए तो सच साबित हो चुके हैं, क्योंकि वो अकेले के दम पर
85 सीट जीत चुके हैं, जो अपने आप में एक मुकाम है। अगर नीतीश कुमार पिछले वक्त से कम भी सीट लाते तब भी वो फिर से मुख्यमंत्री बन पाते। वो नहीं चाहते कि वो आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाए, क्योंकि इसी में नीतीश और मोदी का भला था। अगर नीतीश की पार्टी काफी बुरा हारती है और मोदी बिहार को अपने कब्जे में लाने का प्रयास भी करते तो नीतीश केंद्र में मोदी को बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते थे। इस वक्त अपने उम्र के लिहाज से अपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नीतीश कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टी की मदद से पूरा कर सकते थे, पर यह काफी बड़ा हाइपोथेसिस है, क्योंकि कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी कितना नीतीश को तवज्जो देते, कितना उनको क्रेडिबल मानते, या फिर मोदी को अभी हटाने से क्या वो 2029 में उनको ज्यादा ही ताकतवर बना देते। खैर, इन सारी चीजों पे फिलहाल अब पर्दा गिर चुका है। दूसरी ओर नीतीश भी इस उम्र में ज्यादा जोखिम उठाने के बजाय मुख्यमंत्री पद को खुद के झोली में डालने की ही कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में पलटूराम के नाम से जाने जाते हैं। उनका कारनामा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सरकार किसकी भी हो, संख्या भी कम हो, नीतीश कुमार का जलवा ही इतना खतरनाक है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना सहयोगी पार्टियों की मजबूरी ही बनता है। नीतीश की व्यक्तिगत छवि, जाति का आधार और बार्गेनिंग ही ऐसी तगड़ी है कि नीतीश को मुख्यमंत्री के पद से हटाना काफी दिक्कत का होता है। यही देखिए कि नीतीश कुमार 2003 से लेकर 2013 तक भाजपा के साथ थे। उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा। उससे पहले 1996 में वो भाजपा के साथ मंत्री पद पे भी थे, लेकिन 2013 आते आते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री करने की बात नीतीश को हजम नहीं हुई और उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया। 2014 में मिले कड़ी हार के बाद 2015 में नीतीश ने लालू यादव जैसे अपने कट्टर विरोधी को अपना दोस्त माना, लेकिन 2017 आते आते उन्होंने राजद पे भ्रष्टाचार के आरोप करके भाजपा को करीब किया और मुख्यमंत्री बने। 2022 में फिर एक बार नीतीश की महागठबंधन में वापसी हुई। इस बार भाजपा से उनके कुछ आंतरिक संघर्ष हो गए, लेकिन 2024 लोकसभा के रिजल्ट के बाद नीतीश ने फिर एक बार तख्ता पलटते हुए भाजपा का साथ दिया। दरअसल नीतीश काफी धूर्त किस्म के नेता है। उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और राजनीतिक दूरदृष्टि काफी मजबूत है। दरअसल वो राजनीति नहीं करते, वो सत्ता नीति करते हैं। विचारधारा को अपने युक्तिवाद से वो झुकाते हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार जो करते रहे हैं, वही नीतीश बिहार में करते हैं। जो उन्हें पावर देगा, नीतीश उन्हीं के साथ जाते हैं। 2024 के लोकसभा रिजल्ट के बाद नीतीश को दिखा कि भाजपा को सपोर्ट दिया तो बिहार में अपनी सत्ता को बचा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और फूल से भी इंडिया गठबंधन के साथ जाना पसंद नहीं किया। यही साफ करता है कि नीतीश साफ तौर पे आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। उनकी राजनीतिक क्लियरिटी पहले से ही काफी क्लियर थी। इस साल नीतीश के खिलाफ लोग जरूर खड़े थे, एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना उनको करना पड़ रहा था, लेकिन उनकी राजनीति के बलबूते पे उन्होंने फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखी है। अब कुछ लोगों को पसंद हो या ना हो, लोकतंत्र को कैसे झुकाया जाता है, इसके सबसे बड़े उदाहरण नीतीश कुमार ही तो है, क्योंकि लोकतंत्र में 1+1 2 नहीं तो 11 होते हैं। दरअसल बिहार की लड़ाई नीतीश और लालू के बीच में ही हो रही थी, पर जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने विकास पे बात कही, लोग छठ के बाद दोबारा न लौटते हुए वोटिंग के लिए रुके, वोटिंग % बढ़ा, तो प्रशांत किशोर के जीत के भी कुछ आसार उसमें नजर आ रहे हैं क्या, यही सवाल था। पर बिहार के लोगों ने जनसुराज पार्टी को आज बड़ा ठेंगा दिखाया है। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने बिहार में गांधी जयंती के चलते एक पदयात्रा का ऐलान कर दिया था और पार्टी बनी थी जनसुराज पार्टी। जाति और धर्म से ऊपर उठ के प्रशांत किशोर ने इसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पे आवाज उठाया था। हम नेता नहीं सेवक है, इसी लाइन को पकड़ते हुए उनकी यात्रा लगभग पूरे बिहार से हो गुजरी थी। प्रशांत किशोर के शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दों को सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब सराहा था। प्रशांत किशोर की पार्टी ने 238 सीट पे चुनाव लड़ा था। लोग उनकी प्रशंसा तो जरूर कर रहे थे, लेकिन क्या लोग उनको वोट भी देंगे, यही देखने वाली बात थी, क्योंकि लोगों के वोटिंग हैबिट को बदलना इतनी जल्द आसान नहीं माना जाता था। लोगों का मानना था कि प्रशांत आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन उनके पास
काडर बेस कार्यकर्ताओं की कमी है। उनके बहुत सारे प्रत्याशी राजद और जेडीयू के पूर्व नेता रह चुके हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम के तौर पे भी कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। बिहार में वोटिंग लगभग 67% हुआ था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि छठ में बिहार लौटे लोगों के कारण ये वोटिंग बढ़ा था। दूसरी ओर कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि महिला सम्मान के कारण ये वोटिंग बढ़ा था। ऊपरी तौर पे परिवर्तन के हिसाब से ये एडवांटेज जनसुराज को मिलता दिखाई देता है। महिला सम्मान की बात रखें तो नीतीश को, और जब वोटिंग बढ़ा ये माने तो तेजस्वी को इससे फायदा हो सकता है, ऐसा भी कहा जाता था। अब प्रशांत किशोर एक बात कह रहे थे, अर्श से फर्श तक मिलेगा तो 120 या फिर 10 से कम सीटें हमें मिलेंगी। हमें पूर्ण बहुमत चाहिए। सम्राट चौधरी पर हत्या के आरोप, रेवंत रेड्डी पर बिहारियों पे गाली गलौज की बात, मोदी का विरोध, ये प्रशांत के मुद्दे ठीक तो थे, पर हम वोट मांगने नहीं आए, हम नेता नहीं है। इनके ये बयान या फिर शराबबंदी उठाने की घोषणा, खुद को चुनाव से हटाना, ये बात काफी अलग हटके थी, पर मतदाताओं में कंफ्यूजन भी बढ़ा गई। हमारे 10-12 उम्मीदवार जीत के भी आए तो हम नीतीश या तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, तो उम्मीदवारों को बोलेंगे आप अपना रास्ता चुनो, हम बिहार के विकास में लग जाएंगे। ये बात कंफ्यूजन को और ज्यादा गहरा कर गई। तो आज हमने आपको दिखाया किस प्रकार से बिहार में इलेक्शन की प्रक्रिया हुई, किन मुद्दों पे हुई, बिहार में किन पार्टियों के क्या मुद्दे थे, वादे थे, उनके जातीय जोड़ क्या थे, और गणितीय प्रक्रिया से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कैसे नीतीश कुमार ने बड़े बखूबी से फिर एक बार परमानेंट मुख्यमंत्री की ओर कदम बढ़ाया है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने 19 जगहों पे जीत अर्जित करके डिप्टी सीएम के लिए अभी से दावा ठोक दिया है। लेकिन क्या बीजेपी डिप्टी सीएम पद भी अपने पास नहीं रखेगी, यही सवाल है। बिहार में मिली हार विपक्ष के लिए बड़ा पेनफुल मोमेंट है, उस पे वो चिंतन जरूर करेंगे। पर क्या इस हार के बाद तेजस्वी राहुल के साथ अपना अलायंस तोड़ेंगे, यही सवाल है। पर इस बीच ठीकरा फिर एक बार ईवीएम पर फोड़ा जा सकता है। क्या बिहार इलेक्शन में वोट चोरी हुई है या फिर नहीं, ये भी अभ्यास के विषय तो है ही। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन होने जा रहा है आपके विचार से बिहार का अगला मुख्यमंत्री, और किसकी खटिया इसमें खड़ी होने वाली है? क्या बिहार में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है? आपके कमेंट्स हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और द फीड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।